Hello everyone, my name is Mahesh Borde and I am here to help you understand basics of personal finance. With me is Mr. Prem Chand Prasad, who is a financial expert and my financial advisor. Hi Prem, welcome to our show. Thank you, sir, for inviting me in this show. And for the this, if you are saying the personal finance, we are talking about the personal finance. तो यहाँ पे क्या है सर कि अगर पर्सनल फाइनेंस देखें तो सबका पर्सनल फाइनेंस अलग अलग होती है. बराबर है. अब why this is the personal finance depends each and everyone's different, because that personal finance needs budgeting, planning. After that you have to see the risk management also. For that, to achieve ultimate goals क्या होता है पर्सनल फाइनेंस में, टू अचीव द टू इन वन ऑफ द टू द दैट लेवल तो Correct. फिनेंशियल फ्रीडम. Yes. तो वो हिसाब से लोगों को पर्सनल फाइनेंस ईच एंड एवरी people have different view on that. Correct. So let us understand all the factors which are part of personal finance. If you could elaborate, what all come under personal finance? सबसे पहले तो लोगों के पास फिनेंशियल लिटरेसी होने चाहिए. फॉर दैट one have to understand the financial literacy. Another things that awareness होना चाहिए and discipline on that side. कि अगर किसी को अचीव करना है फॉर द फिनेंशियल फ्रीडम तो ही हैव टू discipline, consistency on that side, and be patient for the on while journey. Okay. सो हमें अभी यंग जो यूथ जो आजकल ज़्यादा खर्चा करने पे प्रेफरेंस देता है, उनके लिए कुछ हमें बनाना है जिसमें अगर किसी का सैलरी 25,000 रुपये है और उसको अगर बिल्कुल ही सेविंग का हैबिट नहीं है और उसको अगर हमें एक मोटिवेशन देना है कि भाई तू थोड़ा पैसा सेव करेगा तो करोड़पति बन सकता है, अगर ऐसा हमारा प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अगर कम पैसे में करोड़पति बनना है तो एक्चुअली क्या चाहिए उसके पास. सर सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कम पैसे में करोड़पति बनना है. एक 25,000 जिसकी मंथली इनकम्स होती है एंड ही वांट टू अचीव द करोड़, मोटिव इज दैट. पहले ही हैव टू अंडरस्टैंड दैट लोग क्या करते हैं कि इफ अगर आज अगर यंगस्टर के पास देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको आईफोन मिलता है. ठीक है. इफ़ यू वांट टू परचेज द आईफोन, व्हाट यू विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल? लोन लेंगे. लोन लेने से पहले यू हैव टू यू चेक दैट फीचर्स. करेक्ट. You have to check 2 websites where you can Get at a lower cost. lower cost. After that you will check the local vendors. That and after that you are going to buy that. Correct. Correct. And once you purchase, what will happen after 1 year? You would like to maybe upgrade. We will be upgrade. That is the another part. वो मोबाइल का वैल्यू क्या होगा आफ्टर 1 year? दैट विल बी अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट? आधा हो जाएगा मेरे हिसाब से. तो आई मीन टू से दैट कि दैट वैल्यू विल बी डिप्रिशिएट. करेक्ट. करेक्ट. जहाँ पे वैल्यू डिप्रिशिएट्स होते हैं वहाँ पे आपने क्या किया? आपने 2 वेंडर के पास चेक किया, 2 वेबसाइट पे चेक किया एंड देन यू डिसाइडेड टू बाय दैट. जहाँ एंड वैल्यू इज गोइंग टू डिप्रिशिएट्स और वो भी ईएमआई पे आप बाय कर रहे हैं. करेक्ट. जहाँ पे आपका वेल्थ क्रिएट होने जा रहा है, जहाँ पे आपका पैसे बनने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आपने कितना इंक्वायरी किया, आपने कितना समझ के लिया. लिटरेसी मीन्स कि मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आपको तो ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं एनी फिनेंशियल प्रोडक्ट्स पे, तो एटलीस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दी अंडरलाइंग एसेट्स. अगर मैं अंडरलाइंग एसेट्स की बात करता हूँ, लेट्स एज्यूम कि XYZ बैंक है, आप वहाँ पे एफडी करते हैं. करेक्ट. वो एफडी में यू आर गोइंग टू अर्न द इंटरेस्ट. करेक्ट. बैंक क्या करेगी वो पैसे को? वो किसी और को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे देगी. लोन दे देगी. अभी वो जो बैंक आपने एफडी रखा बैंक में, दैट इज द एसेट्स फॉर द बैंक और लायबिलिटीज फॉर द बैंक? एफडी मेरे हिसाब से लायबिलिटी है.
बैंक के लिए लायबिलिटीज है। हाँ, तो क्योंकि इंटरेस्ट देना है उनको। तो एसेट्स क्या हो गया? लोन। लोन इज द एसेट्स ऑफ द बैंक। बैंक। क्या कि जो बीच का मार्जिन है वो, तो आपको बैंक का काम समझ में आया, अंडरलाइंग एसेट्स समझ में आया, तो आप जाके लोन, तो मतलब अब क्या होता है, बहुत लोग पोंजी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुन के इन्वेस्ट करते हैं। बराबर है। क्योंकि उसको अंडरलाइंग एसेट्स समझ में नहीं आया, वो ग्रीडी में गया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे उसको ज़्यादा अर्न करता है, इसीलिए वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। लोगों को सबसे पहले सर बेसिक चीज़ समझ में आना चाहिए फॉर दी इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब ये बेसिक चीज़ समझने के लिए आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक पार्ट होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर एक पार्ट आप देखते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट पार्ट आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और दूसरा आपका जहाँ पे आपका वेल्थ क्रिएट होगा, मतलब ये आई मीन टू से कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, करेक्ट? ओके। अब जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल टर्म में इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रियल टर्म में इन्वेस्टमेंट्स मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पे आपका इन्फ्लेशन को बीट करे, दैट इज योर in the that is the real term of the that investment. Okay. रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट आती है। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है? रिस्क मैनेजमेंट में आपका एक इंश्योरेंस आएगा, दैट आई मीन टू सेड दैट कि टर्म इंश्योरेंस। ओके। और एक आपका हेल्थ, मतलब लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, मतलब मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे फैमिली वालों को क्या मिले उसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। हाँ, मतलब आपको कुछ मतलब अनफोर्सीन इवेंट्स हो, अनसर्टेनिटी अर्निंग मेंबर्स को हो, और उसके जो डिपेंडेंट है इमीडिएट फैमिली, अगर उस पर कुछ भार पड़ता है तो एटलीस्ट उसके फैमिली को, ही फैमिली मेंबर्स को शुड गेट दी वन हैंडसम अमाउंट। इम्पैक्ट जो है उसका असर थोड़ा कम। देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि आपको अगर एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि लोग कार खरीदते हैं, शोरूम से कार निकलते से पहले उसका इंश्योरेंस कवर होता है। करेक्ट। करेक्ट। एंड दैट इज द लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स को इंश्योरेंस कवर होता है। करेक्ट। इसका मतलब ये इंश्योरेंस क्यों कवर हुआ? क्योंकि वो कंपलसरी है। टर्म इंश्योरेंस मतलब इट इज लाइक मेरा बॉडी का कवर है, इंश्योरेंस होता है, मतलब वो कंपलसरी नहीं है, तो लोग समझते नहीं है कि क्यों करने चाहिए। मतलब मेरा इमीडिएट फैमिली रोड पे नहीं है, मतलब अगर अनफोर्सीन इवेंट्स हो, अनफोर्स इवेंट होने के कारण कभी भी अनसर्टेनिटी अगर होती है, क्रिएट होती है, तो मेरा फैमिली को एक हैंडसम अमाउंट मिलना चाहिए जिससे मेरा फैमिली आगे सर्वाइव कर सके। तो वो ध्यान में रखते हुए लोगों को प्लान करना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को फैमिली फ्लोटर्स रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? कि इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टू से दैट कि आगे वाले 5 साल 10 साल में कोई मेरे फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकते। बराबर। आज मैं अर्न कर रहा हूँ, अगर मैं आज अर्न कर रहा हूँ तो अर्न करते समय क्या होगा कि मेरा जो थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली मैंने जो सेविंग किया है, और वंस दी एनी फैमिली मेम्बर विल बी हॉस्पिटलाइज्ड, मेरा पूरा सेविंग्स चला जाएगा एंड अगेन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो वो जीरो से नहीं स्टार्ट करने के चलते ये दिस मैनेजमेंट प्रोविजन इन्वेस्टर्स को बनाना पड़ता है, एंड दिस इज द नेसेसिटी। ठीक है। तो लेकिन 25 साल की उम्र में लोग ज़्यादा इतने सीरियस नहीं होते, मतलब कोई सेविंग भी नहीं करता है, तो हम लोग तो मतलब रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस लेने की बात कर रहे हैं। तो कोई एग्जांपल है जिसमें हम एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट का पहले बात करें, जिसमें एक हम ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें कोई 25 साल पे अगर मिनिमम 3,000 या 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा। दूसरा कोई जो 5 साल बाद चालू करता है या 10 साल बाद चालू करता है तो उसका क्या नुकसान होगा जो इसने किया और उसने नहीं किया, उसका एग्जांपल। तो ये मैंने इसीलिए आपको बताया कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंस आर कमिंग्स टू द इन्वेस्टमेंट साइट्स। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट साइट्स की मैं बात करता हूँ।
3,000 जो इन्वेस्टमेंट करता है फॉर द ईयर ऑफ 35 ईयर्स ही कैन ऑल्सो मेक द करोड़ रुपीज। ओके, 1 करोड़ बनता है इतना बनता कम है, बनता कीमत है। में? हाँ हाँ हाँ, 3,000 रुपए 35 35 साल तक किया तो 1 करोड़ रुपया इजिली ही कैन क्रिएट द वेल्थ ऑफ 1 करोड़। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये 1 करोड़ बनाने के लिए इन्वेस्टर्स को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स पे आऊँगा कि अगर एक लेमन पर्सन है तो वो इन्वेस्टमेंट को किस रूप में देखता है। मतलब अभी मार्केट में कितने तरह का इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो लोग क्या जानते हैं, आरडी, एफडी, सोना खरीद सकते हैं, पोस्टल, गोल्ड, सिल्वर, बराबर। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एन ऑफ द प्रोडक्ट्स वेयर ए यंगस्टर कैन इन्वेस्ट, दैट यू कैन से, जो आप बोले कि छोटा इन्वेस्टमेंट से भी बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है, तो एस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ दी, अगर वो एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करता है तो एसआईपी से वो बड़ा पैसा बना सकता है। एसआईपी इज नथिंग, हम जो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट तो है, अगर हम एसआईपी है। कुछ थोड़ा सा इलेबोरेट कर पाए कि व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी इज पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, बट म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है? तो 2 टाइप के, जितना मैं जानता हूँ, 2 टाइप के ऑप्शंस है किसी को भी इक्विटी में इन्वेस्ट करने के। एक होता है खुद परेशान होके एक शेयर में पैसा डाला, फिर लॉस हो गया, फिर दूसरे में डाला, प्रॉफिट हो गया, फिर ऐसा ट्रायल एंड एरर बेसिस पे पैसा इन्वेस्ट करके हम खुद पैसा कमाए, या फिर दूसरा जो ऑप्शन होता है जिसमें म्यूचुअल फंड बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में एक्चुअली होता क्या है। हाँ, तो ज़रा आप बता पाएंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है? एसआईपी तो बाद में जाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है, लेट अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स। XYZ कंपनी है, इस पे आप पैसे डाल रहे हैं, मैं भी पैसे डाल रहा हूँ, एंड नंबर ऑफ द इन्वेस्टर्स आर पुटिंग देयर मनी। ओके, ठीक है। अब इस पे, यहाँ पे ये पैसे को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं। ओके, ये फंड मैनेजर्स हाईली क्वालिफाइड होते हैं, ओके, एंड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। ओके, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और यहाँ पे 2 तरह का काम होता है, एक फंडामेंटल काम होता है और दूसरा टेक्निकल काम होता है। ओके। अब जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, अब रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या है कि लेट्स एज्यूम कि दे हैव टू मेक द पोर्टफोलियो 50 to 60 कंपनीज। 50 to 60 कंपनीज का अगर उनको पोर्टफोलियो बनाना है, तो वन फंड मैनेजर, वन रिसर्च एनालिस्ट विल बी रिसर्च ऑन दी ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इज नथिंग, इट इज ए सेक्टर्स। अब ऑटोमोबाइल्स में एक ही कंपनी है? नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है। तो अभी उसमें से कौन सी कंपनी लेनी है? दैट रिसर्च एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर सिट्स टुगेदर एंड डिसाइड्स। ऑटोमोबाइल एक तरह का आपका सेक्टर्स हो गया। फार्मा है, फार्मा में लुपिन है, डॉक्टर रेड्डीज है। तो यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सेक्टर्स बहुत सारे हैं। ऑटो सेक्टर्स हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, उसी तरह आईटी सेक्टर्स आ जाएगा, एफएमसीजी सेक्टर्स होगा। अब ऐसा नहीं कि ऑटो वाला भी फार्मा को रिसर्च कर रहा है और वही आईटी कर रहे, तो डिफरेंट रिसर्च एनालिस्ट विल बी रिसर्च। हाँ, तो यहाँ पे दे डू द फंडामेंटल रिसर्च। ओके। After that, and technical will be do that technical research. So technical is short term. Technically on the chart. मतलब हाँ, कंपनी का कैसा ग्रोथ है, मूविंग कैसा हो रहा है, चार्ट में वो देखते हैं। मेन फंडामेंटल इज इम्पोर्टेंट। ये क्यों होता है फंडामेंटल? क्योंकि दे हैव टू बाय द क्वालिटी कंपनी, और वो क्वालिटी कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए। ओके। और वो ग्रोथ ऐसा नहीं कि ये साल दिया अगला साल ग्रोथ कंपनी में नहीं दिखे, तो ग्रोथ कितने समय के लिए देना है, और बढ़ने का पोटेंशियल है या नहीं है, तो कितने समय तक ग्रोथ आएगा। उसके बाद
रिसर्च एनालिस्ट फंड मैनेजर ये भी देखता है कि वो सही प्राइस पे मुझे मिल रहा है कि नहीं। ये ओवर नहीं कि प्राइस्ड है, अंडर हाँ, प्राइस्ड तो है। ऐसा भी नहीं कि कोई भी प्राइस पे दे आर बाइंग। एंड आफ्टर दैट दे डिसाइडेड एंड मेक द पोर्टफोलियो ऑफ द 50 to 60 कंपनी। कोई अगर 3,000 का भी इन्वेस्टमेंट करता है तो भी उसका पैसा यहीं लगता है, कोई करोड़ रुपया का भी इन्वेस्टमेंट तो करेगा वो तो प्रो भी रेटा बेसिस पे इसमें जाता है। वो प्रो डेटा बेसिस पे, मतलब वंस ही इन्वेस्टेड ही दैट स्कीम इज एलोकेटेड टू दी दैट यूनिट्स उनको हाँ, मिल जाते जैसा हैं। स्कीम में एलोकेशन है वैसा ही उसका प्रोपोर्शनेटली हो जाएगा। तो अब इट इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि अगर बिजनेस कंपनी का अच्छा हो और बैलेंस शीट में लॉस है, देन दे आल्सो दैट दे विल बी कंसीडर हियर। ओके, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी आज अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगला साल वो ब्रेक इवन पे आएगा। हो सकता है ब्रेक इवन 3 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन अगर 5 साल के बाद प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है तो दैट डिसाइड बाय दी ओनली द एक्सपर्ट्स। ओके, ठीक है, तब जाके वो पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं। वंस द पोर्टफोलियो मेड, अब मैंने बताया इट इज नॉट नेसेसरी कि जैसा सोचा अगर 50-60 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो तो 50 and 60 स्टॉक्स विल बी ग्रो। सब तो ग्रो नहीं करेंगे, सब तो ग्रो नहीं करेंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो जो नहीं करते उनको क्या करते हैं? जो नहीं करते हैं अगर पोटेंशियल है तो दे विल बी देयर, अगर उनको हाँ वेट करेंगे, अगर उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे लॉस बुक करना है तो दे विल बुक द लॉस। ओके, यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट है कि इमोशंस अटैच्ड नहीं होता है। रैशनली करते हो, हाँ, जो भी करेंगे रैशनली करते हैं। इमोशंस अटैच्ड नहीं रखता क्योंकि एक्सपर्ट्स के पास दैट इज द मोस्ट। लेकिन एक कोई डायरेक्ट करता है इक्विटी में, उसके साथ वो इमोशंस को अटैच कर देता है कि मेरा एटलीस्ट कैपिटल लौटे तभी मैं लॉस मतलब मैं लॉस बुक नहीं करूंगा, मैं नेगेटिव में बेचना नहीं चाहता है क्योंकि वो चक्कर में वो रुक जाता है। हाँ, वो वहाँ पे इमोशंस अटैच करते हैं। यहाँ पे तो वो लॉस बुक करके भी निकल जाते हैं और नए पोर्टफोलियो फिर वो हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो जो प्रोपोर्शनेट में पैसा बना सेम प्रोपोर्शनेट में इन्वेस्टर्स को मिलता है, लौटाया जाता है। तो हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क्स, तो मतलब हम शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं कि इतना सारा रिस्क लेके बहुत बार लॉस में रह के सालों साल अपना पोर्टफोलियो रेड में रखने की जगह हम अगर एक्सपर्ट को ये काम आउटसोर्स कर दे, एक लेमन मैन को या लेमन पीपल को अगर डायरेक्ट इक्विटी में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो रादर देन डायरेक्ट इक्विटी दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू द इन्वेस्ट, क्योंकि आप किसी एक्सपर्ट्स के हाथ में पैसे दे रहे हैं, ना कि किसी यू आर गोइंग इंडिविजुअल को नहीं दे रहे, इंडिविजुअल को नहीं दे रहे हैं। हाँ, करेक्ट, एंड यू आर गिविंग टू द एक्सपर्ट्स। और इसके ऊपर रेगुलेशन भी है, मतलब ऐसा नहीं सबसे बड़ा बात कि हाँ इसके ऊपर रेगुलेशन है, रेगुलेटरी बहुत, अब कोई भी रेगुलेटरी हो तो रेगुलेटरी हमेशा आपका इन्वेस्टर के बिहाफ में काम करता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत में तो एक तो सैलरी ही कम होता है, उसमें खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्ट करना या सेविंग करना ज्यादातर लोगों को पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसको क्या कैसे देख सकते हैं? पहले तो लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंस में कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्सपेंस में कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। अभी लेट्स सीधी एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आपका इनकम 100 रुपीज है, 100 रुपीज इनकम है, आपका एक्सपेंसेस 80 रुपीज होता है। ठीक है, ये आपका एक्सपेंसेस है 80 रुपीज, और सेविंग्स आप कितना कर पाते हैं? 20। ये आपका सेविंग हो रहा है। ओके, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, थोड़ा मतलब इफ यू आप अपने एक्सपेंसेस में 10% घटाते हैं, 10% अगर आप अपने एक्सपेंसेस में घटाते हैं तो 80 का 10% 8 रुपया, तो यहाँ से 8 रुपये माइनस हो जाएगा, मतलब 72 रुपीज में अगर आप मैनेज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये 8 रुपीज किधर ऐड हो जाएगा? आपका सेविंग्स में। तो ये 8 रुपीज सेविंग्स, नाउ यू आर स्टार्टिंग 28 रुपीज सेविंग, मतलब आपने एक्सपेंस कितने से कम किया? 10%, लेकिन आपने सेविंग्स कितने से बढ़ा दिया? 40%, 40%। तो सिर्फ थोड़ा सा कंट्रोल
एंड यू कैन सेव मोर। ओके, अच्छा है। तो ये आप ऐसे सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। बस मैंने वही बताया कि इसमें कंट्रोल, एक तो आप ये हो गया, दूसरे पहला लोगों को मैनेज 40%, अगर 100 रुपया इनकम है तो नॉट मोर देन 40%, उसको 40% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में देना है, 30% डेट रिपे करना है। इससे ज्यादा ऊपर डेट रिपे लोगों को रखना नहीं चाहिए, नहीं तो ओवरबर्डन हो जाता है। और जो 30% बचता है, 30% उसको सेविंग्स में कन्वर्ट करना है। अगर इन्वेस्टर ये लगातार सेविंग्स कंसिस्टेंसी करते रहे, पेशेंस के रखे, तो ही कैन क्रिएट गुड वेल्थ, एक अच्छा खासा वेल्थ बना सकता है। तो ये सब तो हो गए एक साइड पे जहाँ पे सेविंग हो रहा है और वेल्थ क्रिएट हो रहा है। दूसरा जो फैक्टर है जो हमारे हाथ में नहीं है और वो कंपलसरी है, जो हमें एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है, वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का असर कैसे होता है इन्वेस्टमेंट पे? अब इन्फ्लेशन का असर तो वो भी एक पार्ट समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन का असर कैसे होता है। अभी अगर आप देखते हैं कि लेट्स से एग्जांपल के साथ समझते हैं, आज एफडी का रेट्स क्या है? मेरे हिसाब से 6% के आसपास है। 6%, कहीं कहीं पे 7% है, बिटवीन दैट एफडी का रेट 6 से 7% है। अगर आप 6 से 7% में पैसे को लगाए हुए हैं तो 100 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एज्यूम कीजिए कि आपका 100 रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका? अभी 6 ही मान के चलते हैं। 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नाउ योर इन्वेस्टमेंट इज 106% after 1 year. Now you have to pay the tax on 6. Okay. अगर if anyone is in 30% bracket, अगर कोई 30% के ब्रैकेट में है, या if anyone is paying 10% also, मतलब 0.60 is paying the tax. तो उसको एक्चुअली 5.4 ही मिल रहा है। 5.4 मिल रहा है, और इन्फ्लेशन अगर 6% से है तो उसका पैसा इन्वेस्टर का इफेक्टिवली उसको -0.6 माइनस में नेगेटिव मतलब रियल रिटर्न इज नेगेटिव। आई मीन टू से दैट कि वो रियल रिटर्न्स कुछ भी नहीं बना पा रहा है अगर मैं इन्फ्लेशन को ऐड कर देता हूँ तो। लेकिन क्या होता है कि लोगों का डर होता है, रेवटी में ग्राफ हमेशा आपका ऐसा रहेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता है, और जहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्राफ बढ़ेगा आपका रियल रिटर्न हमेशा जीरो रहेगा। आपको लगता है कि पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन रियल रिटर्न्स अगर आप एक्चुअली इन्फ्लेशन को ऐड कीजिएगा तो पैसे नहीं बनते हैं। पैसे आपको हमेशा जिगजैग में ही बनेंगे, अप डाउन अप डाउन। कभी आपको ज्यादा मिलेगा, कभी आपको कम मिलेगा। अब ये जिगजैग में पैसे क्यों बनते हैं? लेट्स से जो कि अगर आपको ये 12% से रिटर्न दे रहा है, इन्फ्लेशन 6% है, आप टैक्सेशन भी अगर एमएफ में घटा देते हैं 12.5% से, देन आल्सो यू आर गोइंग टू मेक द मनी इन हियर। और यहाँ पे रियल रिटर्न्स आपको नहीं नेगेटिव है। पहला। दूसरा चीज, कभी आपने पेशेंस का रिपोर्ट देखा? पेशेंस ओके। ईसीजी रिपोर्ट्स आपने? ईसीजी देखा है, ऊपर नीचे ईसीजी रिपोर्ट से इसका मतलब क्या है? जिंदा है आदमी। तो इसी तरह आपका पैसा जिगजैग में है तो पैसा आपका बन रहा है, पैसे तो आपने काम पे लगाया है, पैसा काम पे है, जिंदा है। करेक्ट। अगर लीनियर हो जाता है वहां पे ईसीजी रिपोर्ट्स तो क्या होगा? मर। तो इसी तरह आपका लीनियर में पैसा है, इसका मतलब रियल रिटर्न्स आपका नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे नो डाउट रिस्क है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। तो in nutshell the conclusion is one should be financially literate, first knowing what are his incomes, expenses and how he can save money, and then be aware of how he can increase his savings, and then further actually be financially disciplined, consistently investing to reach
the final goal of financial freedom, which is you are not dependent on money. You have enough money that you can do whatever you want to.